बच्चों लोग, हम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर कवर कर रहे थे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में लोग एंड किए थे पॉइंट पे कि इक्विलिब्रियम कब अचीव नहीं होता है। तो ध्यान देना, तो व्हेन इक्विलिब्रियम इज नॉट अचीव्ड, ठीक है। तो यहाँ आपको पॉइंट लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम इज नेवर अचीव्ड कब? जब आपका रिएक्शन सिस्टम से जब आपके रिएक्शन सिस्टम से कोई कंपोनेंट बाहर निकल रहा होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है व्हेन component of reaction when component of reaction is leaving, ठीक है। जब कंपोनेंट जो होगा रिएक्शन का वो लीव कर रहा होगा, उस केस में आपका इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होता है, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल है? तो इसमें एक केस लिया गया, जब आपका सिस्टम में कम से कम एक गैस हो। तो व्हेन एट लिस्ट one of component is gas and vessel is open। तो अगर आपके सिस्टम में कोई गैस होगा, एक भी गैस होगा अगर, और आपका वेसल ओपन होगा, उस केस में क्या होगा, वेसल चूंकि ओपन है तो गैस बाहर चला जाएगा, यानी आपके सिस्टम से वो बाहर निकल रहा है, लीव कर रहा है। तो इस केस में इक्विलिब्रियम कभी अचीव नहीं होगा, कभी अचीव नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे मान ले लाइमस्टोन को जब हीट करके तोड़ते हैं, तो उसको मास स्केल पे किया जाता है, ध्यान देना। अगर हम लाइमस्टोन का हीटिंग करके हमको कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए, तो इस रिएक्शन को हम करते हैं लाइम किल्न में। तो लाइम किल्न बहुत बड़ा चिमनी होता है और इसका ऊपर का पार्ट ओपन होता है, यानी यहाँ से हीट करोगे तो यहाँ से ऊपर से गैसेस बाहर निकल सकता है। तो लाइम किल्न एक ओपन वेसल की तरह होता है। लाइम किल्न एक ओपन वेसल है, इसमें आपको इसको हीट करोगे तो कैल्शियम कार्बन का सेट क्या होता है, ये सॉलिड होता है। ये बन गया क्या, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, NCO2 बनेगा, NCO2 बनेगा। अब CO2 क्या है, गैस है, तो गैस बाहर निकल सकता है, तो गैस बाहर सिस्टम से बाहर निकल सकता है। तो लाइम की एक ओपन वेसल है, उसमें से आपका गैस बाहर निकल सकता है। तो अगर बाहर निकलेगा तो ध्यान देना, ये जो यहाँ पे इक्वेशन लिखे हुए हैं, कैल्शियम कार्बन का हीटिंग का रिएक्शन लिखा हुआ है, ये कभी भी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं करेगा। कब? जब आप इसको लाइम किल में करने वाला हो, जब इसको आप लाइम किल में करने वाले हो, ये ध्यान दोगे आप लोग, ये कभी भी अपने इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश नहीं करेगा, ठीक है। अगला टाइप है, जब ध्यान ना, जब भी आपके सिस्टम में पीपीटी बनेगा, यानी जब भी आपके पास मान लो कि गैस है और सॉलिड्स है, ठीक है, सॉरी गैस नहीं, सॉलिड्स एंड लिक्विड है, ठीक है। तो व्हेन आपका सिस्टम में सॉलिड लिक्विड होगा, तो सॉलिड लिक्विड अगर इन्वॉल्व होता है, तो इसमें होता क्या है, इसमें कोई बाहर, अगर सिस्टम ओपन भी होगा तो कोई बाहर नहीं जाएगा। अगर सिस्टम को ओपन भी कर देंगे तो कोई बाहर नहीं जाएगा। तो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम के लिए आपको सिस्टम का ओपन या क्लोज होना कोई कंपल्सरी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अगर मान लेते हैं आपके पास गैस नहीं है, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम अचीव कर सकता है, ओपन वेसल में भी अचीव कर सकता है, ठीक है। तो सुन लीजिए रहे हैं, if gas is not present, then ठीक है, then system can achieve equilibrium, then system can achieve equilibrium, can achieve equilibrium in open also, ठीक है।
तो सिस्टम और गैस कोऑर्डिनेट नहीं होगा, सिस्टम ओपन में इक्विलिब्रियम अचीव कर सकता है, सिस्टम ओपन में इक्विलिब्रियम अचीव कर सकता है। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर मान लेते हैं कि आपके आपके रिएक्शन सिस्टम अगर पीपीटी बन जाएगा, पीपीटी और फॉर्म कर रहा है, पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट अगर फॉर्म कर रहा है, तो उस केस में आपका इक्विलिब्रियम कब अचीव नहीं होगा, ध्यान देना। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि जब भी पीपीटी आपका बनेगा, पीपीटी बनेगा, तो सिस्टम का ओपन हो या क्लोज हो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सिस्टम ओपन हो और क्लोज हो, आपका इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि NS, यहाँ से एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे लिया हुआ है NaCl प्लस AgNO3, दोनों को दोनों क्या है, दोनों सॉल्युबल है। जैसे मान ले कि NaCl है, यही वाटर सॉल्युबल होता है, तो NaCl एक्वस वाटर सॉल्युबल है, AgN3 एक्वस वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, दोनों मिलने के बाद होता है क्या, बनता है क्या है, तो बनता है आपके पास NaNO3, यही वाटर सॉल्युबल है, लेकिन साथ में बनता है कि AgCl जो कि पीपीटी होता है। पीपीटी जो फॉर्मेशन हुआ है, तो पीपीटी जब फॉर्म करेगा तो सिस्टम से बाहर आ रहा है, यानी पीपीटी का मतलब क्या होता है, पीपीटी इज गोइंग आउट ऑफ द सिस्टम, यानी जो आपका आपका जो इको सिस्टम है उससे बाहर निकल रहा है, यानी बैकवर्ड नहीं आ सकता है, बैकवर्ड नहीं आ सकता। तो ऐसा ऐसा रिएक्शन जहाँ पीपीटी फॉर्मेशन होता है, उसमें कभी भी आप इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं कर पाओगे, उसमें कभी भी आप इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं कर पाओगे, ये ध्यान देना आप। ठीक है, तो जहां जहां पीपीटी बनता है, तो सिस्टम ओपन या क्लोज हो फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम से ओपन हो सकता है, क्लोज हो सकता है, दोनों केस में इक्विलिब्रियम में स्टैब्लिश नहीं होगा। ठीक है, हम सिस्टम को क्लोज भी कर देंगे तो भी यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी पीपीटी मतलब वो सिस्टम से बाहर जा रहा है, मतलब उसके लिए वेसल से बाहर जाना जरूरी नहीं है। यहाँ पे सिस्टम मान लेते हैं एक्वस है, तो रिएक्ट करने के लिए एक्वस सिस्टम मौजूद मौजूद तो होना पड़ेगा ना। अगर पानी वाला सिस्टम यानी सॉल्वेंट में आप मौजूद नहीं होगे तो रिएक्ट कैसे करेगा। तो यहाँ पे जो पीपीटी फॉर्म कर रहा है वो अपने एक्वस सिस्टम से बाहर जा रहा है, मतलब अब सिस्टम से बाहर जाने का मतलब है जहां पर रिएक्शन सिस्टम मौजूद है उससे बाहर जाना, वेसल से बाहर जाना नहीं। ठीक है, तो यहाँ वेसल हम क्लोज भी कर देंगे तब भी पीवीटी फॉर्मेशन वाला जो चीज है वो कभी भी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना आप, तो ये आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, तो ये रहेगा आपका कि कब इक्विलिब्रियम आपका स्टैब्लिश नहीं होगा, तो ध्यान देना। तो इसको समाप्त कर दे रहे हैं, इसको समाप्त कर दे रहे हैं। when when equilibrium is not achieved, तो बता देना, जब भी पीपीटी फॉर्मेशन होगा, पीपीटी फॉर्मेशन में आपका इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता है। ठीक है, एंड इफ one of component is gas and vessel is open, तो ये दो कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कब अचीव नहीं होगा, जब पहला बोल रहे हैं कि जब पीपीटी फॉर्मेशन होता है उससे इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा क्या क्या बोल रहे हैं, सेकंड कंडीशन क्या बोला आपके लिए, जब आपका वन ऑफ द कंपोनेंट गैस होगा और वेसल क्या होगा, ओपन होगा, इस केस में आप इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं करोगे। ठीक, यहाँ तक वो समझ में आ चुका है। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं, ध्यान देना। यहाँ पे एक रिएक्शन लिया हुआ है, केमिकल को समझाने के लिए यहाँ पे एक रिएक्शन लिया हुआ छोटा सा। हम क्या बोल रहे हैं कि मतलब कि आर आर मतलब रिएक्टेंट है और पी मतलब प्रोडक्ट है, और हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान देना, जो आर रिएक्टेंट है उसको आप लिख सकते हो ए इसके टर्म में, तो आर को मैं ऐसा लिख रहा हूँ यहाँ पे
ये मेरा आर है, यानी इसके अंदर दो रिएक्टेंट में दो कंपोनेंट है, एक कैपिटल ए कैपिटल बी, और बैलेंस इक्वेशन में उसका कोएफिशिएंट है स्मॉल स्मॉल बी। ठीक है, इस आर के लिए हम ऐसा लिए हैं, और जो पी प्रोडक्ट है उसके लिए हम ऐसा चूज कर रहे हैं कि पी प्रोडक्ट के अंदर कंपोनेंट क्या क्या होगा, सी एन डी, कैपिटल सी एन डी एंड स्मॉल सी एन डी उसका कोएफिशिएंट है बैलेंस इक्वेशन का। ठीक है, तो अगर आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है इसको बोलते हैं फॉरवर्ड प्रोसेस, और प्रोडक्ट अगर रिएक्टेंट में कन्वर्ट उसको बोलते हैं बैकवर्ड, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो चुका है। अब जो आपका एक केमिकल इक्विलिब्रियम है उसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। क्या बोला गया है, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस को बोलते हैं जब आपका सारा सिस्टम का सारा कंपोनेंट का फेज सेम होगा, सिस्टम के सारे फेज का कंपोनेंट, सिस्टम के सारे कंपोनेंट का फेज सेम होगा। ठीक है, तो बोलेंगे होमोजीनियस। जैसे मान ले कि हमारे पास है स्टरीफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, वाटर में क्या की एसिड डाल दी है और अल्कोहल डाल दी है तो एस्टर फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, उसमें सारे का फेज क्या एक्वस है, तो हो गया आपका होमोजीनियस। ठीक है, हो गया आपका होमोजीनियस। ऊपर जैसे हम लोग बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का हीटिंग का, तो कैल्शियम कार्बोनेट हीटिंग में देखोगे तो सॉलिड एंड गैस पे दोनों इन्वॉल्व है, तो इस सिस्टम में कहीं ना कहीं फेज सारा सेम नहीं है, फेज सारा सेम नहीं, तो इसको एग्जाम्पल दे देंगे हेटेरोजीनियस का, इसको एग्जाम्पल दे देंगे हम लोग हेटेरोजीनियस का। तो जब जब किसी भी कंपोनेंट का फेज बाकी से अलग होगा तो उसको बोलते हैं हेटेरोजीनियस, और सारे के सारे कंपोनेंट का अगर फेज सेम होगा तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस। ठीक है, ये हो गया केमिकल इक्विलिब्रियम का दो टाइप। अब ध्यान देना, केमिकल इक्विलिब्रियम को हम लोग को में एक मैथमेटिकल इक्वेशन सेटअप करना है। उस मैथमेटिकल इक्वेशन को सेटअप करने के लिए आपके पास एक दिया था लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो ध्यान दोगे, लॉ ऑफ मास एक्शन का मतलब क्या होता है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन एक मैथमेटिकल रिलेशन देगा टू स्टेब्लिश केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन दिया कौन था, तो साइंटिस्ट का नाम है जो उसको दिए थे, गुल्बर्ग वेग, गुल्बर्ग वेग साइंटिस्ट का नाम है जिसको दिया गया, जो उसको दिए थे। ठीक है, अब ध्यान दोगे, यहाँ यहाँ मतलब समझोगे। अगर मान लेते हैं कि आपके पास इक्वेशन क्या था, आपके पास ये आपका केमिकल इक्विलिब्रियम का इक्वेशन है आपके पास। यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी क्या रिएक्टेंट है, और कैपिटल सी कैपिटल डी क्या प्रोडक्ट है, और जो भी स्मॉल ए बी सी डी है उसका बैलेंस इक्वेशन का कोएफिशिएंट है। ठीक, इसको बोला गया, जो ब्लू कलर से मार्क कर रहे हैं होता है फॉरवर्ड प्रोसेस, और जो रेड रेड कलर से मार्क कर रहे हैं रेड कलर से उसको बोलते हैं बैकवर्ड प्रोसेस। ये फॉरवर्ड प्रोसेस में क्या हो रहा है, ए और बी कंज्यूम हो रहा है और सी और डी फॉर्म कर रहा है, और बैकवर्ड प्रोसेस में क्या हो रहा है, सी और डी कंज्यूम करेगा और ए और बी क्या होगा, फॉर्म करेगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन समझोगे, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, तो इसमें बोला गया कि जो फॉरवर्ड प्रोसेस है, ठीक है, यानी रेट किसी प्रोसेस का, चाहे फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो, रेट क्या होता है, तो रेट क्या होता है, उस प्रोसेस का अगर आपको रेट पता करना हो तो बोला गया रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शन टू रिएक्टेंट का एक्टिविटी। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जैसे यहाँ लिखोगे हमको पता करना फॉरवर्ड प्रोसेस का रेट क्या होता है, तो आर एफ मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस इज प्रोपोर्शन टू एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट का पावर देयर कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस इक्वेशन। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ए और बी आपका रिएक्टेंट है और सी और डी आपका प्रोडक्ट है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम फॉरवर्ड प्रोसेस को सोचेंगे तो फॉरवर्ड प्रोसेस का रिएक्टेंट कौन होता है, तो ए और बी फॉरवर्ड का रिएक्टेंट है। अगर फॉरवर्ड प्रोसेस सोचेंगे तो ए और बी उसका रिएक्टेंट है, और अगर हम बैकवर्ड सोचेंगे तो बैकवर्ड के लिए रिएक्टेंट कौन कौन होगा जी, बैकवर्ड का रिएक्टेंट होगा सी एंड डी। तो हम अगर बात कर रहे हैं कि फॉरवर्ड प्रोसेस का रेट क्या होगा, तो बोला गया एक्टिविटी ऑफ ए का पावर स्मॉल ए इंटू एक्टिविटी ऑफ बी का पावर स्मॉल बी। ठीक है, अब यहाँ पे एक नया टर्म के समझ में डाल रहा हूँ, एक्टिविटी क्या होता है। ठीक है, एक्टिविटी क्या होता है, तो एक्टिविटी हमारे 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 सिलेबस में पढ़ना नहीं होता है, एक्टिविटी हमारे हमारे लेवल में का चीज़ नहीं है। ठीक है, तो हमारे लेवल में हम लोग पढ़ते हैं मोलरिटी, क्या पढ़ते हैं, मोलरिटी। तो यहाँ पे एक्टिविटी और मोलरिटी को लिंक किया गया है, बोला गया कि अब पढ़ो मोलरिटी क्या होता है, तो अगर हम ब्रैकेट लिख के अगर हम लिखेंगे ए, इसका मतलब इक्विलिब्रियम होता है, इसका मतलब होता है कि ए इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी ऑफ ए। ठीक है, तो ब्रैकेट और लिखा रहेगा कंपोनेंट, इसका मतलब लिखा हुआ है उसका मोलरिटी, उसका मोलारिटी।
ठीक है, तो बोला गया एक्टिविटी ऑफ ए और मोलरिटी ऑफ ए में रिलेशन क्या होता है। तो बोला गया एक्टिविटी ऑफ ए इक्वल टू सम कोफिशिएंट गामा इनटू मोलरिटी ऑफ ए, ये रिलेशन होता है, एक्टिविटी और मोलरिटी का रिलेशन होता है। अब हम क्या बोले हैं कि एक्टिविटी तो हम लोग पढ़ते नहीं है, एक्टिविटी तो हम लोग पढ़ते नहीं है, तो हम लोग पढ़ते क्या, मोलरिटी है। तो ऐसा देखा गया है, ये जो गामा है, ये जो गामा होता है वेरिएबल होता है, ये गामा वेरी करता है। तो गामा एक कांस्टेंट नहीं, गामा हर पॉइंट में वेरी करेगा, ठीक है। और देखा गया है कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन का डाइल्यूट होगा तो गामा का वैल्यू होता है 1, क्या होता है, गामा वैल्यू होता है 1। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा तो क्या होगा, गामा का वैल्यू होगा 1, ठीक। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा तो गामा वैल्यू अगर 1 ले लेंगे तो उस केस में एक्टिविटी ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलरिटी ऑफ ए, ठीक है। अगर सॉल्यूशन काफी डाइल्यूट हो गया तो उस केस में क्या होगा, एक्टिविटी ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, मोलरिटी ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब समझ, आपको जो लॉग मास सेक्शन दिया गया था वो दिया गया था इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, अगर मान लेते हैं कि सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा उस केस में हम लोग एक्टिविटी को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, मोलरिटी से, क्योंकि उस केस में जो गामा का वैल्यू है, जो 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 कोफिशिएंट है गामा, उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो हम लोग चूंकि एक्टिविटी पढ़ते नहीं है तो हम लोग मोलरिटी का यूज करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सारे रेट को मोलरिटी के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। लेकिन ध्यान देना, अगर हम मोलरिटी के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे इसका मतलब क्या है, कंडीशन ये सोच के एक्सप्रेस करेंगे कि सॉल्यूशन होगा डाइल्यूट, सॉल्यूशन होगा डाइल्यूट। तो इसे ध्यान देना, आप इक्विलिब्रियम जो चैप्टर कवर करोगे उसमें देखना कि आपका सॉल्यूशन हमेशा डाइल्यूट ही होगा। कभी भी आप कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन किसी को अप्लाई ही नहीं करते हो, क्यों, क्योंकि क्योंकि आपका जो लॉ ऑफ मास सेशन दिया गया था वो दिया गया था एक्टिविटी के लिए। आप एक्टिविटी यूज नहीं करके आप क्या यूज कर रहे हो, मोलरिटी यूज कर रहे हो। तो मोलरिटी को एक्टिविटी के इक्वल तभी कर सकते हैं जब सॉल्यूशन होगा डाइल्यूट। तो जितना भी इक्विलिब्रियम में चैप्टर पढ़ोगे, चाहे केमिकल हो चाहे आयनिक हो, हर जगह देखना आप 0.01 मोलर होगा, 0.1 मोलर होगा, 0.0001 मोलर होगा, ऐसा दिया रहेगा। कभी देखना आप 2 मोलर, 3 मोलर, 5 मोलर, 20 मोलर, 30 मोलर, इस तरह का वैल्यू कभी आप देखोगे नहीं। हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन यानी 1 मोलर भी आपका बहुत रेयर होता है, वो भी आप देखोगे नहीं, ठीक है। चाहे केमिकल हो चाहे आयनिक इक्विलिब्रियम हो, कहीं भी 1 मोलर से बड़ा मोलरिटी आप देखोगे ही नहीं, ठीक है। लॉजिक समझ में आना चाहिए, क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है उसके लिए जो भी आप एक्सप्रेशन ड्राइव करोगे वैलिड नहीं है, क्योंकि हम लोग शुरू में ही यानी बेसिक प्रोसेस में ही हम मोलरिटी यूज करना चालू करते हैं। और जो मोलरिटी हम यूज करना स्टार्ट करेंगे तो मोलरिटी और एक्टिविटी दोनों डिफरेंट चीज है, दोनों बराबर तभी होगा जब आपका सॉल्यूशन क्या होगा, डाइल्यूट होगा, ठीक है। तो आगे वाले प्रोसेस में हम लोग जो बढ़ रहे हैं उसमें हम एज्यूम करते हुए निकल रहे हैं कि अपना सॉल्यूशन क्या होगा, हमेशा क्या होगा, डाइल्यूट होगा, ठीक है। तो हम क्या बताए कि अब मेरा सॉल्यूशन डाइल्यूट है, उसके इसमें बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा उसके इसमें क्या एक्टिविटी इक्वल टू मोलरिटी कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं अगर फॉरवर्ड प्रोसेस में, यानी फॉरवर्ड प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, तो फॉरवर्ड प्रोसेस में क्या होगा, ए और बी रिएक्टेंट है और सी और डी क्या प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस क्या होगा, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस क्या होगा, ध्यान देना। तो आर एफ प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एक्टिविटी को हम रिप्लेस कर दें मोलरिटी से, तो मोलरिटी ऑफ ए का पावर ए मोलरिटी ऑफ बी का पावर बी। और यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको हटाने के लिए हम एक नया कांस्टेंट लगा दिए के एफ। तो के एफ एक नया कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड प्रोसेस, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड प्रोसेस, ठीक है। सिमिलरली हम बैकवर्ड डायरेक्शन की बात करें तो बैकवर्ड डायरेक्शन में आपका सी और डी क्या था, रिएक्टेंट था, और प्रोडक्ट क्या था, प्रोडक्ट ए और बी था। बैक तो बैकवर्ड प्रोसेस का रेट क्या होगा, तो बैकवर्ड प्रोसेस का रेट होगा इन रेट प्रोपोर्शन टू होगा मोलरिटी ऑफ सी का पावर सी एंड डी का पावर डी, ठीक है। तो बैकअप प्रोसेस का रेट अगर लिखना हो तो यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसमें लगा देंगे के बी। तो के बी यहाँ का प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। तो रेट बैकवर्ड इक्वल टू क्या होगा, के बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी का पावर सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी का पावर डी, ठीक है। तो यहाँ पे के बी और के एफ के बी क्या है, तो के एफ होता है
केप का मतलब होता है रेट, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड प्रोसेस या फॉरवर्ड रिएक्शन। केप का मतलब होगा रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड प्रोसेस या फॉरवर्ड रिएक्शन। केबी का मतलब क्या होता है, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड प्रोसेस या फिर बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तेरा के केबी ध्यान देना, जो केएफ और केबी होगा हमेशा डिफाइन होगा, सॉरी केएफ केबी मतलब आर एफ आर भी हमेशा डिफाइन होगा। ठीक, बोला क्या चाहिए, ध्यान देना, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड है इट इज डिफाइंड एट एनी टाइम। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड को आप लिख सकते हो के एफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी का पावर ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट एनी टाइम टी का पावर बी। सिमिलरली रेट बैकवर्ड का हम बात करेंगे तो इक्वल टू क्या, के बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एट एनी टाइम टी का पावर सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी एट एनी टाइम टी का पावर स्मॉल डी। ठीक, तो ये दोनों रेट हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये रेट हम क्या बोल रहे हैं, रेट हम किसी भी टाइम पे डिफाइन कर सकते हैं, बस क्या करना पड़ेगा, उस टाइम का कॉन्सेंट्रेशन डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो टाइम डाला हुआ ना ए टी बी टी, इसका मतलब क्या है, उस टाइम पे जब टाइम बताओगे उस टाइम का तो कॉन्सेंट्रेशन पुट करोगे तो उस टाइम का आपको रेट मिल जाएगा, उस टाइम पे आपको रेट मिल जाएगा। ठीक है, बता ना, अगर आप आपका इक्विलिब्रियम होगा तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, तो एट इक्विलिब्रियम में क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो आपका इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या होता है, बराबर होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, फॉरवर्ड प्रोसेस का रेट और बैकवर्ड प्रोसेस रेट क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों को इक्वेट करते हैं। तो किस टाइम पे होगा, जिस टाइम पे होगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। तो वहां पे देखो यहाँ पे ई सिंबल यूज किया गया है, ई सिंबल। ई सिंबल का मतलब क्या है, इस टाइम पे जो हम कंसंट्रेशन पुट कर रहे हैं वो किस टाइम का पुट कर रहे हैं, तो एट इक्विलिब्रियम पॉइंट का पुट कर रहे हैं। जो भी हम कंसंट्रेशन पुट करेंगे वो पुट करेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट का। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं। अब ध्यान देना, इस प्रोसेस में देखोगे तो हम इस केबी को हम क्या करें, केबी को लेफ्ट लेके आ जा रहे हैं, केबी को लेफ्ट लेके आ जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे के बाई केबी का रेशियो हो जाएगा। और यहाँ जो ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन है, इस ए और बी के कॉन्सेंट्रेशन को हम राइट लेके चले जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली देखो क्या हो रहा है, एक रेशियो के और के फॉर के बी का हो जा रहा है, इक्वल टू क्या होगा, जो प्रोडक्ट साइड है यानी जो सी और डी है ऊपर में है, तो सी और डी का कॉन्सेंट्रेशन का पावर देयर देयर कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन का पावर देयर कोफिशिएंट। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है किस पॉइंट का ले रहे हैं, तो ले रहे हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट का, ले रहे हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट का, तो ले रहे हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट का। तो यहाँ पे इसको बोला गया है, तो ये जो के बी का रेशियो है इसको बोला गया है के इक्विलिब्रियम। क्या बोला गया है, के इक्विलिब्रियम। तो के इक्विलिब्रियम कैसे डिफाइन किया वो समझ में आ रहा है, यानी हम क्या बोल रहे हैं, किसी भी रिलेशन का के इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो के इक्विलिब्रियम डिफाइन करते हैं एट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, एट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। दैट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या होगा, आपको प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और टू पावर देयर कोफिशिएंट लेना पड़ेगा। ठीक है, एंड जो भी प्रोडक्ट है उसका कंसंट्रेशन लोगे आप न्यूमरेटर में। ठीक है, और उसका कोफिशिएंट उसका पावर में चला जाएगा, और अगर दो दो तीन प्रोडक्ट है तो सारे के फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टू पावर देयर कोफिशिएंट। ठीक है, और अगर मोर देन वन रिएक्टेंट होगा तो बाकी सबको मल्टीप्लाई करते जाना है, सबको मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक, तो ये रहेगा, इस तरह से आप के क्लोन डिफाइन करते हो। यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन पुट करेंगे वो पुट करेंगे करेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट का, पुट करेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट का हम लोग। ठीक, अब ध्यान देना, जैसे मान ले ए बी, ठीक है, जा रहा था सी और डी में, और इसका स्मॉल ए बी सी डी कोफिशिएंट था। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग के क्लोन लिखना सीख गए। के क्लोन का मतलब क्या होता है जी, तो हम क्या इसके लिए ध्यान देना, इसके लिए के क्लोन कैसे निकाला गया बोला गया, तो बोला कि प्रोडक्ट को लो और उसका पावर का कोफिशिएंट ले लेना है, डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट।
जितना भी रेटेंट उसको मल्टीप्लाई करना है, जितना प्रोडक्ट उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और सब कोएफिशिएंट को पावर में लेना है। ये हो गया आपका के किलोग्राम। अब एक इसमें किस पॉइंट का कंसंट्रेशन डालेंगे, तो बोला गया है कि इसमें डालना है आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट का कंसंट्रेशन पुट करना है, ठीक। ध्यान देना, इसमें एक और चीज डिफाइन कर सकते हैं, इसके लिए हम डिफाइन कर सकते हैं क्यू, इसलिए डिफाइन कर सकते हैं क्यू, ठीक। तो डिफाइन करना है क्यू, क्यू क्या है, तो क्यू है रिएक्शन कोसेंट, रिएक्शन कोसेंट। क्यू क्या है, तो क्यू भी सेम ही रेशियो है, ध्यान देना, क्यू हमेशा डिफाइन होता है। तो क्यू का हम बात करेंगे, तो क्यू जो होता है, क्यू इज ऑलवेज डिफाइन एट एनी टाइम ऑफ एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इसको डिफाइन कर सकते हो। इसमें बस करना क्या है, ये जो कंसंट्रेशन पुट करेंगे उस टाइम को पुट करेंगे, इसमें कंसंट्रेशन पुट करें उस टाइम को पुट करेंगे, तो रेशियो हो जाएगा क्यू। हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो क्यू है, क्यू होता है, क्यू को आप हमेशा डिफाइन कर सकते हो, क्यू को आप हमेशा डिफाइन कर सकते हो। क्यू इज डिफाइन एट एनी मोमेंट, ऐसा बोल सकते हैं, क्यू इज डिफाइंड फॉर एनी टाइम, या ऐसा बोल सकते हो क्यू इज डिफाइंड ऑलवेज, ठीक है, डिफाइंड ऑलवेज। और क्यू क्यू का जो वैल्यू होता है, क्यू इक्वल टू के किलोग्राम, क्यू के किलोग्राम बराबर होता है जब टाइम होता है, जब टाइम इक्विलिब्रियम टाइम होगा, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्यू का वैल्यू ही के का बराबर होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्यू का वैल्यू ही के का बराबर होता है। यानी हम बोलना क्या चाह रहे हैं आपको समझिए इसी ध्यान से, हम लोग का के किलो में एक फिक्स पॉइंट है, हमारा के किलो में फिक्स पॉइंट है। यानी आप ऐसा सोचो ना कि आपके पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे मान ले कि आपका टू फिक्स पॉइंट है, टू एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है, और आपके पास एक वेरिएबल है, एक एक्स वेरिएबल है, जिसका वैल्यू वेरी कर सकता है, जिसका वैल्यू ऊपर नीचे वेरी कर सकता है। यानी एक्स का वैल्यू -3 -4 -10 -14 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक्स एक वेरिएबल चीज है जिसका वैल्यू इन कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। और एक टू एक फिक्स पॉइंट है, टू एक फिक्स पॉइंट मान लेते हैं, तो एक्स का वैल्यू वेरी कर सकता है, ठीक है। और किसी पॉइंट में ऐसा होगा कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, एट एनी पॉइंट, ऐसा पॉसिबल है ना कि एक्स का वैल्यू 2 के बराबर हो सकता है, एक्स का वैल्यू 2 के बराबर हो सकता है। तो यही चीज यहाँ पे है, आपका जो क्यू है, क्यू जो है वो एक्स की तरह है, ये वेरी करेगा, ये वेरी करेगा। और के एक फिक्स पॉइंट है, के किलो एक फिक्स पॉइंट है 2 की तरह, यानी के किलो एक पॉइंट है बस, ठीक है। और रिएक्शन का हम लोग के नहीं करते, रिएक्शन का हम क्यू निकालते हैं, रिएक्शन का हमेशा हम क्यू निकालते हैं। बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है कि हम के नहीं करने, के नहीं कर रहे हम निकालते हैं हमेशा क्यू ही है, यानी किसी रिएक्शन का हम क्यू निकालते हैं। के तो पॉइंट है, के पॉइंट है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम में के क्यू का वैल्यू के का बराबर हो जाता है, ठीक है। यानी किसी रिलेशन का हम क्यू डिफाइन करते हैं, के डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है। और पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे जो क्यू का वैल्यू होता है के का बराबर हो जाता है। यानी के पॉइंट एक फिक्स पॉइंट है, क्यू पॉइंट एक वेरिएबल पॉइंट है, और किसी पॉइंट पे क्यू का वैल्यू के का बराबर हो जाएगा, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। तो यहां समझोगे, ये डिफाइन क्यू फॉर अ रिएक्शन, और Q का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे वैल्यू होता है वही होता है के किलोग्राम, ठीक है। तो Q का जो वैल्यू होगा एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, उसको बोलते हैं हम लोग के किलोग्राम। क्या बोलते हैं हम लोग, के किलोग्राम, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि Q क्या होता है, आपका K क्या होता है। तो K एक फिक्स पॉइंट है, Q हमेशा रिएक्शन के लिए Q डिफाइन करते हैं, और Q का जो वैल्यू होगा के इक्विलिब्रियम पॉइंट उसी को बोलते हैं के किलोग्राम, ठीक है। यानी Q किलोग्राम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होगा
C, concentration of C at point of equilibrium का पावर C, D, ठीक है, एक सेकेंड, इक्विलिब्रियम पॉइंट D डिवाइडेड बाय A इंटू B। ठीक है, तो होगा कि, और इसी को हम लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं के इक्विलिब्रियम। तो ये आपको समझ में आना चाहिए लॉजिक। तो आप लोगों को के इक्विलिब्रियम लिखना आ गया। ठीक है, दोनों बीच का रिलेशन समझ में आ चुका है। तो याद है ना, तो क्यू, जो क्यू होता है, क्यू का एक्सप्रेशन आपको बता चुके हैं। क्यू क्या होता है जी? क्यू होता है रिएक्शन कोसेंट, और क्यू का जो वैल्यू होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, उसी को बोला गया है के इक्विलिब्रियम, उसी को बोला गया है के इक्विलिब्रियम। ठीक, अब ध्यान देना, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मोलरिटी, बता चुके हैं। और मोलरिटी क्या होता है? ठीक है, मोलरिटी क्या होता है? तो मोलरिटी होता है मोल बाई वॉल्यूम। क्या होता है? मोल बाई वॉल्यूम। अब ध्यान देना, मोल को हम कैसे लिख सकते हैं? तो मोल को लिख सकते हैं वेट बाई मोलर मास। मोल को लिख सकते हैं वेट बाई मोलर मास। मोल क्या होता है? वेट बाई मोलर मास। ठीक, अब ध्यान देना, यहाँ पे चूंकि यहाँ वॉल्यूम लिखा हुआ है, तो ये जो वेट बाई वॉल्यूम क्या होगा? डेंसिटी होगा। वेट वॉल्यूम क्या होगा? डेंसिटी होगा। तो मोलरिटी को हम ऐसे ले सकते हैं क्या? तो डेंसिटी बाई मोलर मास, यानी मोलरिटी के लिए नया टर्म लिख सकते हैं हम, डेंसिटी बाई मोलर मास। अब चूंकि मोलर मास क्या होता है? कांस्टेंट होता है। किसी भी स्पीसीज का मोलर मास क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो मोलर मास को हम लिख दिए कांस्टेंट। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं, किसी भी सॉल्यूशन का जो मोलरिटी होगा, मोलरिटी प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? डेंसिटी होगा। क्या होगा? डेंसिटी होगा। तो मोलरिटी प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? डेंसिटी होगा, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ध्यान देना, तो जब हम बात करते हैं डेंसिटी का, जब बात करते हैं डेंसिटी का, तो आपको पता है कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या होता है? कांस्टेंट होता है। डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या होगा? कांस्टेंट होता है। जैसे मान लिया आयरन का बॉल है, तो आयरन का बॉल का डेंसिटी चेंज करता है क्या? नहीं। आपके आयरन का बॉल का डेंसिटी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहता है। तो अगर आपके सॉलिड का डेंसिटी अगर कांस्टेंट होगा, तो उसका मोलरिटी भी क्या होगा? एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। उसका मोलरिटी भी एक कांस्टेंट वैल्यू अचीव करेगा। ठीक है, तो अगर डेंसिटी कांस्टेंट होगा तो मोलरिटी भी क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। तो अगर आयरन के बॉल का डेंसिटी, अगर डेंसिटी कांस्टेंट है, तो मोलरिटी भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। सिमिलरली अगर आप बात करते हैं प्योर लिक्विड का, तो प्योर लिक्विड का डेंसिटी कांस्टेंट होता है। डेंसिटी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल, इसको अप्लाई करते हैं वाटर के लिए, तो वाटर के लिए अप्लाई करोगे, तो वाटर का डेंसिटी कितना होता है जी? तो वाटर का डेंसिटी होगा 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml। तो वाटर डेंसिटी होता है आपका 1 ग्राम पर ml। ठीक, अब ध्यान ना, हम वाटर का हमको मोलरिटी निकालना है। ठीक है, तो देखो वाटर का अगर हम बोलते हैं कि प्योर लिक्विड का डेंसिटी कांस्टेंट है, तो उसका मोलरिटी भी कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो प्योर सॉलिड हो या प्योर लिक्विड हो, उनका डेंसिटी कांस्टेंट होता है, तो उसका मोलरिटी भी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो हमको आपस में हम प्रूफ करते रहे, किसके लिए? वाटर के लिए। तो वाटर का डेंसिटी क्या होता है? 1 ग्राम पर ml होता है। और हमको पूछेगा कि व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ वाटर, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ H2O। ठीक है, तो ध्यान देंगे, आप एक सिस्टम मान लेते हैं कि मेरे पास 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर या फिर 1000 ml आपके पास वाटर है।
ठीक है, 1 लीटर या फिर 1000 ml आपके पास वाटर है। अब ध्यान देना, तो अगर बात इसका वेट कितना होगा, तो वेट ऑफ वाटर कितना होगा, तो डेंसिटी चूंकि 1 ग्राम पर ml होता है, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मल्टीप्लाई करें तो ग्राम निकल जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 ग्राम। यानी सिस्टम में 1000 ग्राम वाटर है। ठीक है, सिस्टम H2O का है, उसका वॉल्यूम था 1 लीटर, उसको हम एमएल चेंज कर दिए तो हो गया 1000 ml। उसका वेट भी निकाल दिए। वेट कैसे निकाले, तो डेंसिटी से वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके वेट निकल गया अपना। ठीक है, तो अगर वेट ऑफ वाटर मिल गया 1000 ग्राम, उसमें अगर देखेंगे तो मोल ऑफ H2O कितना होगा जी, 1000 से डिवाइड कर दे किसको, 18, 1000 को 18 से डिवाइड कर दे, मोल से डिवाइड कर दे तो मोल आ जाएगा 55.55। इन ऊपर वाले सॉल्यूशन में मोल ऑफ वाटर 55.55 है और वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है। इसका अगर हमको कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, यानी इसका हमको मोलिटी निकालना है वाटर का, तो मोलिटी का डेफिनेशन क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है आपके पास, 55.55 है, और वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है, तो 1 डाल देंगे। इसका आंसर कितना होगा, 55.55। तो आपको दिख रहा है कि जो H2O का कॉन्सेंट्रेशन है वो एक कांस्टेंट वैल्यू अचीव कर रहा है, यानी वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो मोलरिटी है, एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, कितना होता है, 55.55 होता है। तो आपको अब वॉल्यूम को, जो सॉल्यूशन के वॉल्यूम को आप 1 लीटर मानो, 100 ml मानो, 1 ml मानोगे या कितना ही मानोगे ना, उस पर वैल्यू डिपेंड नहीं करेगा, वैल्यू में से इतना ही आएगा, कितना आएगा, 55.55 आता है। ठीक है, तो आपसे किसी का भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, आपसे अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है, ऐसा क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है, फाइंड मोलरिटी of pure liquid, find molarity of pure liquid having density equal to 5 ग्राम पर ml। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना फास्ट, आपको सॉल्व करना है। फाइंड मोलरिटी ऑफ प्योर लिक्विड हैविंग डेंसिटी 5 ग्राम पर ml। ठीक है, फाइंड मोलरिटी ऑफ प्योर लिक्विड हैविंग डेंसिटी 5 ग्राम पर ml। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों लोग ध्यान देना, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको फोकस क्या करना है, आप पहले ज्यूम कर लोगे, एक वॉल्यूम को मान लेना, तो मान लेते हैं वॉल्यूम कुछ भी आप मान सकते हो, तो हम वॉल्यूम को 1 लीटर मान ले रहे हैं। ठीक है, तो 1 लीटर में क्या होता है, 1000 ml होता है, कितना होता है, 1000 ml होता है, इतना पता आपको है। अच्छा, इसमें एक चीज मिसिंग है, चीज नहीं दे पाए थे, उसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, प्योर लिक्विड जो है, प्योर लिक्विड का मोल मास कुछ मानना पड़ेगा मेरे को, तभी क्वेश्चन बन पाएगा। ठीक है, तो ये चीज हम दे नहीं पाए थे, तो इसको आपको पूछना चाहिए था मेरे से, तो इससे बिना क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा। इसका मोल मास को हम कुछ मान ले रहे हैं, तो मोल मास को मान लेते हैं हम 50 ग्राम। ठीक है, 50 ग्राम मान लेंगे मोल मास। ठीक, अब क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ध्यान देना। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को 1 लीटर मान लिए, तो क्या होगा, आपका 1000 ml हो चुका है। अब ध्यान देना, इस सॉल्यूशन का वेट कितना होगा, तो वेट कैसे निकालते हैं, तो वॉल्यूम टू डेंसिटी, वॉल्यूम पता है आपका 1000 इंटू डेंसिटी कितना होगा, 5, कितना होगा, ये 5000 क्या होगा, ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मोल कितना होगा, तो मोल ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा, तो मोल ऑफ लिक्विड हो जाएगा 5000 डिवाइडेड बाई 50, यानी हो जाएगा 100 मोल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 100 मोल हो जाएगा। तो मोलरिटी के लिए क्या हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, मोल वॉल्यूम, तो मोल कितना हो गया, मोल हो गया 100 बाई वॉल्यूम क्या होगा, तो बाई वॉल्यूम होगा 1, इसका आंसर होगा 100, इसका आंसर होगा 100। ठीक है, आपको मोलर मास नहीं देते तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा।
ये आपको डेटा चाहिए था, ठीक है। तो प्योर फाइंड द क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड हैविंग डेंसिटी इतना, तो आपको लिक्विड पूछना चाहिए था कि लिक्विड कौन सा होगा। तो मान लेते हैं कि वो सा मोलोमर्स 50 ग्राम होगा, तो आंसर ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो बच्चों लोगों को हमको ये समझ में आ चुका है कि डेंसिटी जो है, डेंसिटी अगर कांस्टेंट होता है तो मोलरिटी भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो सॉलिड एंड लिक्विड का डेंसिटी चूंकि कांस्टेंट होता है तो उसका मोलरिटी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। हम आते हैं गैस पे। तो हम लोग पढ़ चुके हैं गैस, तो गैस का डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पी एम बाई आर टी। आयरल गैस का डेंसिटी का फॉर्मूला होता है पी एम बाई आर टी। तो आपको दिख रहा है इस पी एम बाई आर टी के फॉर्मूले में आपका एम जो है मोलर मास है, और आर क्या है, आर है गैस कांस्टेंट, आर है गैस कांस्टेंट, और टी है टेम्परेचर, और पी है प्रेशर। तो यहाँ पे मोलर मास और आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो किसी भी गैस का जो डेंसिटी होता है वो कहीं नहीं कि प्रेशर और टेम्परेचर का प्रोपोर्शन, टेम्परेचर का प्रोपोर्शन होता है और टेम्परेचर का इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि किसी भी गैस का जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट नहीं होता, वो डिपेंड करता है कंडीशंस पे। यानी प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन का उसको डिपेंड करता है। ऐसा बोल सकते हैं कि गैस का डेंसिटी होता है वेरिएबल होता है, गैस का डेंसिटी क्या होगा, वेरिएबल करेगा, ठीक। तो गैस का डेंसिटी क्या होगा, वेरिएबल होगा। हम बात करते हैं एक्वस सॉल्यूशन का। तो एक्वस सॉल्यूशन में कोई चीज इन्वॉल्व होगा ना, जैसे मान लीजिए कि आप पास पानी है, पानी में कुछ नमक डाल दिए, कुछ नमक डाल दिए, तो नमक का, इसमें नमक जो होता है उसको बोलते हैं एक्वस है। तो नमक का स्टेट क्या होता है, एक्वस होता है। तो एक्वस सॉल्यूशन में भी अगर मान लेते हैं तो आपका वॉल्यूम जनरली क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। मान लेते हैं कि नमक है तो वॉल्यूम ज़्यादा चेंज किए बिना हम नमक उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई नमक का मान लेते हैं 5 ग्राम डाल दिया, कोई नमक का नाम मान लेते हैं 20 ग्राम डाल दिया, ठीक है। तो जितना वेट ऐड करता है ना उसके हिसाब से वॉल्यूम चेंज नहीं करता है, मतलब वॉल्यूम चेंज करेगा। बट जित मान लेते हैं कि नमक का 5 ग्राम डाले और नमक का तुम डाल दिए 20 ग्राम, तो वेट में चेंज कितने परसेंट से हो गया। तो वेट में अगर मानते टाइम से फाइव फाइव पहले डाले 5 ग्राम और फिर डाले 20 ग्राम, तो 4 टाइम्स का वेट इंक्रीज कर दिए। बट वॉल्यूम इंक्रीज 4 टाइम से नहीं होता है। जैसे हम रिपीट कर रहे हैं, जो भी मान लेते हैं आपके पास एक सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन में अगर मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पर 2 केस लेते हैं, 2 केस आपको समझ रहे हैं कि इसमें दोनों में पानी है, पानी का वॉल्यूम सेम है, पानी का वॉल्यूम सेम है। तो यहाँ पे डाल रहे हैं 5 ग्राम नमक, यहाँ पे डाला है 20 ग्राम नमक। 5 ग्राम एंड 20 ग्राम, तो 5 ग्राम नमक यहाँ पे है, 20 ग्राम यहाँ पे नमक है, ठीक है। इसको जब आप डालोगे ना, मैं तो अगर जूम करते हैं कि स्टोव का वॉल्यूम यहाँ पे 1 लीटर मान लेते हैं, और यहाँ भी मान लेते हैं 1 लीटर था। तो यहाँ पे अगर डेंसिटी ऑफ निकालोगे किसका, अगर आप डेंसिटी निकालो इसका, नमक नमक का डेंसिटी निकाल रहे हो, तो डेंसिटी ऑफ NaCl का हम बात कर रहे हैं। इसमें देखोगे 5/1 होगा या 1000 मान लेते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इन दोनों केस में अगर आप कंपेयर करोगे ना, इन दोनों केस में कंपेयर करोगे, इसी को समझ यहाँ पे आप यहाँ से यहाँ तक में जिस हमको, अगर हमको नमक में इंटरेस्ट है तो नमक के वेट में आप इंक्रीज किया 4 टाइम्स का, तो नमक का जो वेट है आप 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिए, लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा वो 4 टाइम्स इंक्रीज नहीं होगा। तो वॉल्यूम का जो इंक्रीज है, वॉल्यूम का इंक्रीज स्लाइटली होगा। तो इसका मतलब आप वेट में इंक्रीज करो 4 टाइम्स से, लेकिन वॉल्यूम का इंक्रीज स्लाइट होगा, तो आपका डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है वेट बाय वॉल्यूम। तो वे आपको दिख रहा होगा कि दोनों केस में, यानी कंडीशन 1 में डेंसिटी और कंडीशन 2 का डेंसिटी सेम नहीं होगा, दोनों अलग अलग होगा, ठीक है। हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि आपको सॉल्यूशन में अगर आप लेते हो तो डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होता, डेंसिटी चेंज करेगा, ठीक है। कोई जिस रेशियो से वेट चेंज होता है सॉल्यूट का, उस रेशियो से वॉल्यूम चेंज नहीं होता, क्योंकि वॉल्यूम में आपका सॉल्वेंट भी होता है, आपका सॉल्वेंट होता है। तो वॉल्यूम में सॉल्वेंट होता है, उसका वेट मेजर होता है, तो उसमें कोई ज़्यादा चेंज होता नहीं है। तो आपका मास चेंज होगा रैपिडली, बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का चेंज रैपिडली नहीं होता है, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन का डेंसिटी क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान देना आप। तो चूंकि मास का चेंज रैपिड होगा, लेकिन सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा
उसका चेंज रैपिड नहीं होगा। मास किसका रैपिड चेंज होगा? मास ऑफ सॉल्यूट का। ठीक है, देखो सॉल्यूशन में मास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ध्यान देना, ऐसा बोल सकते हैं क्या, इन एक्वा सॉल्यूशन, इन एक्वा सॉल्यूशन rate of change of mass of solute is greater as compared to as compared to rate of change of volume of क्या सॉल्यूशन। तो मास का जो चेंज रैपिड होता है वॉल्यूम से, इसलिए क्या होता है, सो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट इज नॉट कांस्टेंट, सो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट इज नॉट कांस्टेंट। तो अगर डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होगा सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का मोलिटी कांस्टेंट होगा क्या, नहीं। तो हम वो सब सामने चार केस में डिस्कस किए थे, चार के डिस्कस हो चुका अपने पास कि अगर डेंसिटी डेंसिटी होता है सॉलिड लिक्विड का कांस्टेंट होता है तो उसका मोलिटी भी कांस्टेंट रहेगा। डेंसिटी ऑफ गैस एंड डेंसिटी ऑफ एक्वस कांस्टेंट नहीं होता है तो उसका जो होगा उसका मोलिटी भी क्या होगा, वेरिएबल होगा, यानी उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, वेरिएबल होगा। ये चीज़ ध्यान देना। अब इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग, इसमें कोई डाउट है आप लोग को, चलो। यहाँ तो कोई डाउट है? लक्ष्मी, मधु, नो सर। शुभम, शुभ्रांशु, स्मूर्ति को बच्चा को डाउट आपको? नहीं? ध्यान देना, ऑल ऑफ पॉइंट लोग क्या सीखने वाले हैं, हम लोग को जब हम केमिकल में पढ़ते हैं, ध्यान देना, केमिकल इक्विलिब्रियम का जो भी क्वेश्चंस होगा ना यार, इसको आप लिंक कर सकते हो, इसको लिंक कर सकते हो। यू कैन लिंक इट विद मैथमेटिक्स का वर्ड प्रॉब्लम्स है। ठीक है, क्वेश्चंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इज इक्वलेंट टू मैथमेटिकल वर्ड प्रॉब्लम। और पढ़ोगे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए होगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए होगे, तो वही यहाँ पे भी होता है। ठीक है, जैसे पढ़ो ना वर्ड प्रॉब्लम्स कि कुछ कुछ भी कंडीशन दिया रहता था लीनियर इक्वेशन में, तो आप लोग उसको इक्वेशन को फ्रेम करके क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। वही काम यहाँ पे करना है। जब भी कोई केमिकल में कोई क्वेश्चन देगा तो बस इसका मतलब आपको एक इक्वेशन दे रहा है, उसको आपको सॉल्व करना है। तो इक्वेशन सॉल्व करने का कुछ तरीका होता है, तरीका क्या होता था, तो ध्यान देना, वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा कंडीशन छुपा रहता है, वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा कंडीशन छुपा रहता है। ठीक है, कंडीशन दिया रहता है और हम लोग कुछ वेरिएबल मानते हैं। ठीक है, वी assume some variable, ठीक है, उस वेरिएबल के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन आता है, फ्रेम इक्वेशन
ठीक है, और उसको कंडीशन से इक्वेट करके हम क्या बोलते हैं, कुछ अपना इक्वेशन आता है उसको हम सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि मेरे पास वेरिएबल एक्स वाई है, मेरे पास वेरिएबल एक्स वाई है, तो मैं ऐसा सोचता है मेरे पास एक कंडीशन ऐसा बन रहा है 2x प्लस 5 इक्वल टू 10, और एक हो गया 3x प्लस 7y इक्वल टू 19। तो दो इक्वेशन बन गया अपने पास। अब हम लोग सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे, सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ये पूरा केमिस्ट्री में काम वही करना है। केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम का मतलब कुछ नया चीज नहीं है। हम लोग के पास एक वर्ड प्रॉब्लम की तरह एक प्रॉब्लम होगा, उसमें इक्वेशन फ्रेम करेंगे, उसमें हम इक्वेशन फ्रेम करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल, उसको सॉल्व करके अपना वेरिएबल का आंसर निकालेंगे। तो यही काम यहाँ भी करना है, यही काम यहाँ भी करना है। तो इस चीज को करने से के लिए हम लोग को पहले इसका इक्विलिब्रियम का कंडीशन लिखने आना चाहिए। ठीक है, यानी इक्वेशन जो फ्रेम करा ना, इक्वेशन फ्रेम करने का एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू राइट इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। ठीक, एक्सप्रेशन बोल दो या इसको बोल सकते हैं आप, इक्वेशन बोल सकते हो, चलेगा। ठीक है, तो ध्यान देना आपके सामने अगर हम लिख रहे हैं कि फर्स्ट क्या है 2a गैस प्लस 3b aqueous प्लस 4c गैस gives 3d aqueous प्लस 4e गैस। अगर हमसे पूछा जाए कि इसका हमको लिखना है इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, तो इसका टाइप होता है, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन टाइप होता है। तो फर्स्ट होता है के इक्विलिब्रियम। तो के इक्विलिब्रियम कैसे लेते हैं जी हम लोग, तो के इक्विलिब्रियम ने सिखा चुके हैं, पहले प्रोडक्ट लिखो, पहले प्रोडक्ट लिखो, तो डी का पावर 3 इंटू ई का कॉन्सेंट्रेशन का पावर 4। ठीक है, फिर क्या होगा ए का स्क्वायर बी का क्यूब एन सी का पावर 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ के इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हमको बेसिकली क्या करना है, हमको एक इक्वेशन फ्रेम करना है और उसको एक कांस्टेंट से इक्वेट करना है, उसको एक कांस्टेंट से इक्वेट करना है। जैसा लिखिए ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स वाई का इक्वेशन फ्रेम किए, इक्वल टू क्या, कांस्टेंट है 10, कांस्टेंट है 19। ठीक है, तो यहाँ हमको क्या लिखना है, हमको एक एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, तो हाउ टू राइट इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन इन इक्वेटेड टू कांस्टेंट। तो यहाँ देखोगे आपको बोला गया है कि के इक्विलिब्रियम ऐसा लिख सकते हैं, यानी पहला प्रोडक्ट बाय डिवाइड बाय रिएक्टेंट, और यहाँ पे किस टाइम का कंसंट्रेशन पुट करेंगे जी, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट का कंसंट्रेशन, ये पुट करने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया। तो किसी भी रिएक्शन का केमिकल जो के इक्विलिब्रियम ऐसे लिख सकता हूँ। अब ध्यान देना, तो यहाँ पे क्या है, तो के इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जब भी हम के इक्विलिब्रियम लिखते हैं तो इट इन्वॉल्व concentration of all species of system। तो सिस्टम में जितना भी स्पीसीज इन्वॉल्व होगा, सारे का कॉन्सेंट्रेशन इसमें, सारे का कॉन्सेंट्रेशन पर वो लेना है। ये हो गया आपका के इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब ध्यान दें, अब बात समझ यहाँ पे, हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि हमको एक कांस्टेंट के बराबर लिखना है, यानी कॉन्सेंट्रेशन का जो भी रेशियो है इन्वॉल्व है इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो पहला कांस्टेंट है, ठीक है, तो हाउ टू राइट इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट, इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या, पहला कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम हुआ। ठीक,
तो ध्यान देना, अगर आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ, 2A लिक्विड 3B सॉलिड 4C गैस 2D एक्वस 4E सॉलिड। तो ध्यान ना, यहाँ पे जब हम के किलोम लिखेंगे ना, के किलोम, तो क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा डी का स्क्वायर ई का पावर 4 होगा डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर बी का क्यूब एन सी का पावर 4 होगा, सी का पावर 4 होगा। ठीक, बात समझ में आया? अब इसमें ध्यान देना, इसमें आप देखोगे तो कौन कौन सा लिक्विड और कौन कौन सा सॉलिड है। तो आपको दिख रहा है कि ए लिक्विड है, बी सॉलिड है और ई सॉलिड है। तो हम क्या सीखे हैं कि जो सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होता है तो ए टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, यानी हम उसको सुदूपन इसमें ब्रेक कर सकते हैं, याद है ना। तो जो ई है 4E, एक सेकेंड, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ई होगा कर पावर 4 बी का क्यूब और ए का स्क्वायर, इसको एक साइड लिख ले, एक साइड लिख दिए, और राइट में लिख रहा है सी का पावर यहाँ पे डी का पावर स्क्वायर बाई सी का पावर 4, ये राइट कर दिए। ठीक है, अब ध्यान देना, इसको आप ऐसा सोच सकते हो ना कि अगर आप मान लेते हैं आपके पास ऐसा कुछ है कि 12 इक्वल टू एक्स इंटू वाई आपके पास मान लेते हैं। ठीक है, 12 इक्वल टू एक्स इंटू वाई है, तो यहाँ पे एक्स और वाई दोनों वेरिएबल है, यहाँ पे एक्स और वाई क्या है, दोनों वेरिएबल है। ठीक है, या फिर ऐसा सोचना, ठीक है, इसको हम आगे समझाएंगे आपको, याद है ना। आपको ये पता है कि इसमें पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है, ये पूरा पूरा टर्म कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो भी कॉन्सेंट्रेशन है किसका, सॉलिड एंड लिक्विड का है, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं क्या कि के किलोग्राम इक्वल टू सम कांस्टेंट के, सम कांस्टेंट सी मान लेते हैं, सी, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आएगा, सम कांस्टेंट इनटू डी का स्क्वायर एंड सी का पावर 4। ठीक, तो यहाँ ध्यान दें क्या कि अगर ए यहाँ पे कांस्टेंट है, के किलो में कांस्टेंट है, और यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये भी क्या होगा, ये भी कांस्टेंट होगा। फिर से समझ, यहाँ पे अगर हम बोले कि मेरा के किलो में कांस्टेंट होता है और के किलो इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट इनटू समथिंग, तो अगर ये कांस्टेंट है और यहाँ भी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे डी बाई सी का रेशियो भी कांस्टेंट है, डी और सी कांस्टेंट नहीं है, डी वेरिएबल है, डी का कंसंट्रेशन वेरी करेगा और सी कंसंट्रेशन वेरी करेगा, बट डी बाई सी का रेशियो क्या होगा, फिक्स रहेगा, यानी डी का स्क्वायर बाई सी का पावर 4, एक रेशियो कांस्टेंट आएगा। ठीक, तो यहाँ जो ये जो कांस्टेंट बन रहा है, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपके पास जो डी का कॉन्सेंट्रेशन है बाई सी का कॉन्सेंट्रेशन है का पावर स्क्वायर एंड पावर 4 का वैल्यू कांस्टेंट होता है, उसको हम केसी, उसको बोलते हैं केसी, क्या बोलते हैं, केसी। तो ये हो गया आपका के किलोग्राम, के किलो मतलब क्या हो गया, पूरे का, यानी पूरा पूरा यहाँ ये वैल्यू हो गया के किलोग्राम, यानी जब के किलोग्राम लिखते हैं तो सारे इन्वॉल्व स्पीशीज का कॉन्सेंट्रेशन यूज करोगे आप, सारे इन्वॉल्व स्पीशीज का कॉन्सेंट्रेशन यूज करोगे, ये हो गया आपका के किलोग्राम। ठीक, जब हम बात करते हैं केसी का, तो केसी केसी भी एक कांस्टेंट है, केसी भी एक कांस्टेंट है, बट केसी के एक्सप्रेशन में हम उसी कॉन्सेंट्रेशन को यूज करेंगे, यानी उसी स्पीसी के कॉन्सेंट्रेशन को यूज करते हैं जिसका कॉन्सेंट्रेशन वेरिएबल होता है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इन एक्सप्रेशन ऑफ केसी only those
concentration, only those concentration is involved which are variable, which are variable means gas and aqueous, means gas and that is gas and aqueous. तो हम यहाँ बोलना ध्यान देना, इस पूरे डिस्कशन का मोटो क्या ध्यान देना। तो अगर मान लेते हैं कि आप किसी मैथमेटिकल इक्वेशन को ऐसे लिखो 3x + 6y = 12 अगर लिखा हो, ठीक है, इसी को आप लिख दोगे x + 2y = 4। तो बेसिकली हम क्या किए हैं, इस एक्सप्रेशन में से 4 कॉमन लिए हैं, सॉरी 3 कॉमन लेके डिवाइड कर दिया राइट साइड में, इतना ही काम किया है। तो यहाँ तो ये दोनों इक्वेशन का आइडेंटिकल है, यानी अगर हम वेरिएबल के लिए सॉल्व करना चाहते हैं तो एक्स वाई का वैल्यू जो ऊपर में आएगा वही नीचे में आने वाला है। दोनों इक्वेशन के अलग इक्वेशन थोड़ी है, दोनों इक्वेशन सेम ही है। तो वही काम यहाँ भी हो रहा है कि अगर आप कांस्टेंट टर्म को हटाते हो सिस्टम से, उससे वेरिएबल का जो वैल्यू निकलेगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी हम बोलना क्या चाह रहे हैं 3x + 6y = 12 वाले एक्सप्रेशन से जो आप वैल्यू निकालो एक्स वाई का, वही वैल्यू को निकलेगा x + 2y = 4 में, वही वैल्यू को निकलेगा x + 2y = 4 में, ठीक। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि अगर मान लेते हैं कि k किलो हम लिखते हैं तो उसमें आप कुछ कांस्टेंट टर्म ले रहे हो, ध्यान देना, यहाँ पे जब k किलो हम लिखते हो तो उसमें कुछ कांस्टेंट टर्म ऑलरेडी इन्वॉल्व होता है, तो उस कांस्टेंट को हम हटा देंगे, ठीक है। यानी हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि जैसे इस एक्सप्रेशन में क्या था कि k किलो इक्वल टू सम कांस्टेंट, तो अपने पास था क्या कि k किलो इक्वल टू क्या था, सम कांस्टेंट d का स्क्वायर nc का पावर 4 था। ये जो इस k किलो को कांस्टेंट को डिवाइड कर दो कांस्टेंट से, ठीक है, तो k किलो डिवाइडेड बाय कांस्टेंट इक्वल टू क्या होगा, d का स्क्वायर बाय c का 4। ये जो k किलो बाय कांस्टेंट का रेशियो इसको बोला गया kc। तो kc भी एक कांस्टेंट है, kc भी एक कांस्टेंट है, और kc के एक्सप्रेशन में सिर्फ अल्टीमेटली आ कौन रहा है, तो वही स्पीसीज इन्वॉल्व होगा जिसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, वेरी कर सकता है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, वेरी कर सकता है। यानी kc वाले एक्सप्रेशन में सिर्फ आपको लेना क्या है, आपको लेना है सिर्फ किसका कॉन्सेंट्रेशन, तो एक्वस एंड गैस का, ठीक है। तो kc वाले एक्सप्रेशन में आपको लेना सिर्फ एक्वस एंड गैस का, ठीक है। तो इसको यूज करके आपको ध्यान देना है, आपको कुछ इक्वेशन का kc और k लिखो मेरे लिए। 2a सॉलिड प्लस 3b गैस प्लस 4c सॉलिड गिव्स 2d सॉलिड। इसका k क्रम क्या होगा और kc क्या होगा, फटाफट लिखो, दोनों लिखना है। 4a सॉलिड 5b गैस 2c लिक्विड 4d सॉलिड 3e एक्वस। बच्चों फटाफट दोनों का k क्रम और kc लिखो फास्ट। तो बच्चों लोग के किलो तो लिख लोगे फटाफट, मैं केसी लिख के दिखाता रहा हूँ। केसी में ध्यान देना, के किलो में केसी दोनों सेम ही चीज है। आपको एक कंडीशन फ्रेम करना है इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट, तो उस कांस्टेंट को आप के किलो में बोलोगे तो कुछ अलग आएगा, और केसी बोले तो कुछ अलग आएगा। लेकिन ध्यान ना, केसी के किलो में अलग नहीं होता है, आपको बता चुके हैं कि केसी और के किलो में रिलेशन क्या होता है। तो के किलो इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट होगा इनटू केसी होता है। तो के और केसी आपस में एक कांस्टेंट से लिंक होता है। तो अब अगर हम इक्वेशन सॉल्व करना वेरिएबल्स के लिए, तो हम के कलम के साथ लिख के दिखाए, केसी के साथ लिख के दिखाए, हमारे आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। आपको समझा चुके हैं कि आप इक्वेशन को ऐसा लिखो 3x + 6y = 12, या फिर लिखो आप x + 2y = 4 लिखो, दोनों से आपका x एंड y का वैल्यू सेम निकलेगा।
ठीक है, आपके वेरिएबल वेरिएबल के वैल्यूज में कोई चेंज नहीं होगा। आपके इक्वेशन को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे या डिवाइड कर दे, उससे वेरिएबल के वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वही चीज आपको यहाँ समझाया जाता है। यहाँ पे के किलोम इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू केसी लिखा, यानी हम के किलोम लिख के सॉल्व करें क्वेश्चन को या केसी लिख के सॉल्व करें, मेरे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि के किलोम और केसी बस एक कांस्टेंट का फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो दोनों एक्सप्रेशन सेम ही आएगा, तो हम केसी के लिए लिख के दिखा रहे हैं। केसी के लिए क्या होगा, पहले वाले में आपका सिर्फ होगा लिक्विड यानी गैस, क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड है, सॉलिड है, लेंगे नहीं, बस लेंगे गैस वाला, जो वेरिएबल है उसी को लेंगे। तो केसी के एक्सप्रेशन में उसी कॉन्सेंट्रेशन को लेते हैं जो वैरी कर सकता है, ये हो जाएगा केसी का एक्सप्रेशन पहले वाले के लिए। केसी का एक्सप्रेशन सेकंड में क्या आएगा, तो सेकंड में केसी में आएगा ई का पावर 3 डिवाइडेड बाय बी का पावर 5, ये हो जाएगा आपका केसी का वैल्यू। दोनों केस में केसी आपको समझ में आ गया। तो अब देखो के किलोम और केसी लिखने में आसान क्या होता है, तो हमेशा इट इज हम हमेशा केसी लिखना आसान होगा, कि केसी में क्या होता है, हम हमको कांस्टेंट वाले का वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है हमको। तो समझो आप है, जब भी आपको इक्वेशन फ्रेम करना हो तो के किलोम और केसी में आसान क्या लिखना होगा, केसी लिखना आसान होगा। तो ध्यान देना, इट इज easier to write Kc to expression of Kc. It is easier to write expression of Kc ठीक है, तो Kc का एक्सप्रेशन राइट करना में से क्या तो आसान होता है, देन के किलोग्राम, तो Kc का एक्सप्रेशन हमसे लिखना राइट होता है देन के किलोग्राम। ठीक है, क्योंकि के किलोग्राम में क्या होता है, एक्स्ट्रा कांस्टेंट आप बिना मतलब मल्टीप्लाई कर लेते हो, जब क्वेश्चन सॉल्व ही करना है तो आप बेटर है ना, अगर आप लिखोगे, अब लिखोगे 3x प्लस 6y इक्वल टू 12, तो आप बिना मतलब एक्स्ट्रा कांस्टेंट लेके चले आ रहे हो, उससे बेटर क्या था, लिखते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो के सी और के में कोई ज्यादा चेंज नहीं है, हम बोल रहे हैं कि दोनों सेम ही चीज को लिखने का तो अलग तरीका है, बट केसी वाले वैल्यूज में क्या है, केसी का एक्सप्रेशन लेना आसान होगा क्योंकि उसमें कांस्टेंट हम लेते नहीं है, उसे वही चीज लेते हैं जो कि वैरी कर सकता है। तो केसी का एक्सप्रेशन हमेशा के किलो से लिखना आसान होता है, इसलिए लोग जो है ना, आप के किलो में के किलो में नहीं लेते हैं केसी लिखते हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेशन ऑफ केसी में क्या होता है, हम सॉलिड और लिक्विड के कॉन्सेंट्रेशन को नहीं लिखते हैं, यानी उसको हम हटा देते हैं, उसको कांस्टेंट मान के हम हटा देते हैं, यानी उसी को लिखते हैं जो वैरी करता है, जो वैरी करता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। एक्सप्रेशन ऑफ केसी में किसको लेंगे, तो हम लेंगे एक्वस एन, एक्वस एन के किसको लेंगे, तो एक्वस को लेंगे और किसको लेंगे चलो, और लेंगे हम लोग गैस को। ठीक है, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स को हम लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, ये क्लियर आप लोगों को, ये क्लियर हुआ कि नहीं। यस सर। ठीक, अब ध्यान देना, तो आप लोग के किलो समझ में आ गया, केसी समझ में आ गया क्या होता है। आपके सामने एक इक्वेशन लिख रहा है ध्यान से, आपके सामने एक मैथमेटिकल इक्वेशन ले रहे हैं, ए गैस, बी गैस, सी गैस, डी गैस है। इसका कोएफिशिएंट है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। ठीक है, इसका जब आप लिखोगे केसी, केसी, तो केसी में क्या टर्म रहेगा जी, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी का पावर सी, डी का पावर डी बाई ए का पावर स्मॉल ए इंटू बी का पावर स्मॉल बी। ठीक, ये वो केसी का एक्सप्रेशन। और ध्यान देना,
हम अब इसको हम देखोगे तो गैस फॉर गैसेस, अब किसी भी गैस के लिए आप सीखो ना, पीवी इक्वल टू होता है एनआरटी। तो गैस के लिए हम क्या सीखेंगे, पीवी इक्वल टू होता है एनआरटी। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखते हैं कि पी बाई आर टी इक्वल टू क्या सकते हैं, मोल बाई वॉल्यूम, यानी लिख सकते हैं। और मोल वॉल्यूम क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन। तो किसी भी गैस का जो कॉन्सेंट किसके लिए डिफाइन करें, गैस के लिए। किसी भी गैस के लिए जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, किसी भी गैस का कॉन्सेंट्रेशन जो होगा उसके प्रेशर ऑफ गैस बाय आरटी के रेशियो को बराबर होता है। इस लॉजिक से ध्यान देना, यहाँ पे सारा का सारा गैस है, ए गैस है, बी गैस है, सी गैस है, डी गैस है। इन सारे गैस में ध्यान देना, यहाँ पे जो सी सी जो गैस सी का कॉन्सेंट्रेशन होगा उसके लिए लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ सी बाय आर टी। ठीक है। गैस डी के लिए क्या होगा, प्रेशर ऑफ डी बाय आर टी। गैस ए के लिए क्या लिख सकते हैं लोग, प्रेशर ऑफ ए बाय आर टी। पी के लिए क्या होगा जी, प्रेशर ऑफ बी बाई आर टी। ठीक है। तो सर जो इस क्वेश्चन के लिए सारे कॉन्सेंट्रेशन में हम गैस का प्रेशर का एक्सप्रेशन पुट कर सकते हैं, यानी इसको पुट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली ध्यान देना, जो केसी का एक्सप्रेशन आ जाएगा, केसी एक्सप्रेशन में क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ सी का पावर सी, प्रेशर ऑफ डी का पावर डी, और प्रेशर ऑफ ए का पावर ए, एंड प्रेशर ऑफ बी का पावर बी आ जाएगा। और साथ में एक आर टी होगा, और आर टी का पावर क्या चला जाएगा, तो आर टी का पावर चला जाएगा ए प्लस बी और माइनस सी प्लस डी हो जाएगा। तो आर टी का पावर, ध्यान देना आपको बोलना हम क्या चाह रहे हैं कि अगर अगर आपके पास ऐसा कुछ दिखा हुआ है कि ट्वेल्व इक्वल टू एक्स इंटू वाई है, तो यहाँ पे एक्स और वाई वेरिएबल है और ट्वेल्व क्या कांस्टेंट है। अगर मान लें कि आप एक्स का वैल्यू को 2 पुट कर दो, यानी एक्स वाई दो वेरिएबल था, इसका प्रोडक्ट क्या था, 12 था। ठीक है। अगर आप एक्स का वैल्यू को फिक्स कर दो, एक्स का वैल्यू को हम 2 बोल देंगे, तो वाई का वैल्यू फिक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी हम बोलना क्या चाह रहे हैं, दो वेरिएबल का प्रोडक्ट आपके सामने दिखा लिख रहे हैं हम, दो वेरिएबल का प्रोडक्ट लिख रहे हैं, तो उसमें से अगर किसी एक वेरिएबल का वैल्यू को फिक्स कर देंगे तो दूसरा वेरिएबल का वैल्यू फिक्स हो जाएगा। यानी एक वेरिएबल, अगर एक वेरिएबल कांस्टेंट हो जाएगा तो दूसरा वेरिएबल भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। यानी किसी एक वेरिएबल के वैल्यू को हम फिक्स करेंगे, दूसरा वेरिएबल अपने आप फिक्स हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे केसी एक कांस्टेंट है, केसी कांस्टेंट है, और यहाँ पे दो टर्म आ गया, ए हो गया एक्स मिल लिया और मिल लिया वाई हो गया, ये मिल लिया वाई हो गया। तो ना वाई वाले टर्म में अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, अगर टी कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो उस केस में आर और टी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। आर तो गैस कांस्टेंट होता है ना, तो उस केस में आर टी कांस्टेंट होगा। और ऊपर ए और बी, तो ऊपर का जो पावर है वो तो कांस्टेंट, वो भी तो कांस्टेंट ही है। हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे केसी एक कांस्टेंट है, केसी एक कांस्टेंट है, और उसका वो इक्वल टू क्या था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दो वेरिएबल एक्स एंड वाई मान लिए। तो अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दे तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो उस केस में आपका एक्स का वैल्यू भी अपने आप कांस्टेंट हो जाएगा, आपका एक्स वैल्यू अपने ए भी, तो ये भी एक कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। और इस कांस्टेंट को बोला गया है, इस कांस्टेंट को बोला है केपी बोला गया है। यानी यहाँ पे देखोगे तो ये जो एक्स कांस्टेंट, इसको हम बोल रहे हैं केपी। केपी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये भी एक इक्वेशन है जिसमें गैस का प्रेशर यूज करता है। यानी अल्टीमेटली हम क्या दिखा चाहते हैं कि केसी इक्वल टू सम कांस्टेंट इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पे एक नया कांस्टेंट का एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हम केपी किसको बोल रहे थे, केपी बोल रहे हैं गैसेस के प्रेशर के रेशियो को, गैसेस के प्रेशर के रेशियो को। ठीक, तो ऐसा बोल सकते हैं क्या, तो केसी इक्वल टू क्या हो सकता है, केसी इक्वल टू केपी आर टी का पावर ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी। अब इसको उल्टा करने पे क्या हो जाएगा, केपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, केसी आर टी का पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी।
अब इसको बोला गया डेल्टा एन जी, इसको बोला गया है डेल एन जी, यानी गैसेस मोल का डिफरेंस। तो केपी कैसे का रिलेशन होता है, यहाँ पे ध्यान देना, जो आर का वैल्यू पुट करना होता है, पुट करना होता है 0.08, ठीक है, इतना पुट करना चलेगा आपका। तो कभी कभी आर का वैल्यू इसको निकालना होता है, तो आर का वैल्यू पुट करना 0.08 पुट करके आंसर निकालना, ठीक। हम बोल यहाँ पे केपी क्या था जी, तो ध्यान देना आपका इक्वेशन अगर ऐसा था, तो इस इक्वेशन के लिए हम लोग क्या, इस इक्वेशन के लिए हम के किलो लिख सकते हैं। के किलो में क्या हुआ, सारा कंसंट्रेशन लेंगे, केसी में क्या लिखेंगे, तो सारे उसी का कंसंट्रेशन लेंगे जो कि वैरी करेगा, और एक केपी लेंगे। केपी मतलब क्या होता है, प्रेशर टर्म होता है, तो जो भी गैस होगा उसका प्रेशर लेंगे। तो केपी का क्या, पीसी का पावर सी, पीडी का पावर डी, बाई पी का पावर ए इंटू पीबी का पावर बी। केसी क्या होता है, केसी में कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, सी का कॉन्सेंट्रेशन इंटू डी का कॉन्सेंट्रेशन बाई ए का कॉन्सेंट्रेशन इंटू बी का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। यानी सारा कॉन्सेंट्रेशन वेरिएबल लेंगे। यहाँ पे के किलो में केसी बराबर हो जाएगा इस केस में, क्योंकि इस केस में सारा कॉन्सेंट्रेशन वेरिएबल था, तो इसमें के किलो का भी एक्सप्रेशन सेम ही रहेगा। तो आप लोग को के किलो लिखना आ चुका है, केपी लिखना आ चुका है, केसी लिखना आ चुका है किसी रिलेशन का। इसमें एक और टर्म होता है जो अभी तक आप लोग नाम नहीं सुना होंगे, केपीसी। केपीसी सुना है अभी तक कि नहीं बच्चों आप लोग, केपीसी, केपीसी, ठीक है। तो इसमें एक और टर्म जो सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में केपीसी के बारे में। तो हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि किसी भी इक्विलिब्रियम के सिस्टम को लिखने का तीन तरीका समझ में आ गया आपको। के इक्विलिब्रियम कब लिखते हैं, केसी कब लिखते हैं, और केपी कब लिखते हैं। तो ध्यान देना के इक्विलिब्रियम में क्या होना चाहिए, तो के इक्विलिब्रियम में आपको समझ में आना चाहिए कि के इक्विलिब्रियम में आपको लिखना है सारा कॉन्सेंट्रेशन। केसी में क्या लिखना है, तो उसी कॉन्सेंट्रेशन को लिखेंगे जो कि वेरी करेगा, जो कि वेरिएबल होगा। और केपी में क्या होगा, केपी में हम लेंगे प्रेशर लेंगे, यानी प्रेशर के टर्म में ये जो इक्वेशन है ये प्रेशर टर्म में सेट होता है, ठीक है। इसमें इसमें सिर्फ लेंगे गैसेस एंड ओनली गैसेस को लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, तो केपी वाले एक्सप्रेशन में ध्यान देना, फॉर केपी we only take pressure, तो फॉर एग्जाम्पल for pure solid and liquid, for pure solid and pure liquid प्रेशर नहीं होता ना, प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड में प्रेशर अपना होगा नहीं। प्रेशर टर्म इज नॉट प्रेजेंट, प्रेशर टर्म इज नॉट प्रेजेंट। इसका मतलब समझ आता है आंसर, इसका मतलब समझोगे। अगर मान लेते हैं क्या लिखा हुआ है 2a सॉलिड 3b गैस प्लस 4c लिक्विड गिव्स 3d सॉलिड, ठीक है। तो उस केस में केसी क्या होगा, तो केसी होगा 1/b का कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब, ये हो जाएगा केसी। तो केसी में सिर्फ क्या लेंगे, जो कॉन्सेंट्रेशन वेरी कर सकता है उसे कॉन्सेंट्रेशन को पुट करते हैं, उसे कॉन्सेंट्रेशन को पुट करते हैं। केपी में क्या हुआ, तो केपी में उसी को हम पुट करेंगे, उसी का प्रेशर जो रिएक्ट कर सकता है। तो केपी में देखो डी ए और सी का प्रेशर तो होगा नहीं, तो होगा बी का। तो केपी हम लिखेंगे प्रेशर बी का पावर 3, ये हो जाएगा केपी का एक्सप्रेशन। आपसे जब बोला जाएगा के किलो, तो के किलो में सारे को लिखना पड़ेगा, के किलो में सारे को लिखना पड़ेगा, ठीक है। जो कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट होगा उसको भी लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। तो लोग केसी केपी की समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे और केपीसी लिख के दिखाएंगे आपको, उसका हम लोग चलेंगे आगे क्वेश्चंस पे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो, चलो आप लोग को
ठीक है। सर ऐसा कोई इक्वेशन नहीं होगा कि कैसियन के इक्विलिब्रियम अलग अलग होगा? हाँ यहाँ पे है ना, ये देखो, इसमें इसमें के किलो अलग हो जाएगा, इसी इसी इक्वेशन में जो लिखे हैं इसमें जो के किलो होगा अलग होगा। केसीएस से देखना नीचे, के किलो में क्या होगा, तो के किलो में सारे को लेना पड़ेगा, तो के किलो में डी का पावर 3 लेना पड़ेगा आपको। तो इस इक्वेशन में देखो वो दोनों अलग अलग है। बच्चा समझ में आया आपको? हाँ सर। इसमें दोनों अलग है, के किलो अलग है, केसी अलग हो गया। ठीक है, दोनों सेम नहीं है इसमें। के किलो में सारे को लेना पड़ेगा, केसी में से लेना पड़ेगा जो भी वेरिएबल है, यानी केसी वाले एक्सप्रेशन में से लिक्विड और सॉरी जो गैस और एक्वस का कंसंट्रेशन बस लेंगे। ठीक है, और केपी में बस लेंगे प्रेशर का टर्म लेंगे। केपी मतलब यानी किसी भी इक्विलिब्रियम को का जो कांस्टेंट को तीन तरीके से ले सकते हैं, के इक्विलिब्रियम में एक फॉर्म ले सकते हैं, एक्सप्रेशन फॉर्म, केसी का फॉर्म ले सकते हैं और केपी का फॉर्म ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे केपीसी के बारे में, केपीसी के बारे में। उससे पहले ध्यान देना, उससे पहले ध्यान देना, यहाँ पे आपको केपी कैसे का रिलेशन निकाल सिखा चुके हम। तो केपी कैसे का रिलेशन क्या निकाल चुके, ध्यान देना। तो केपी का लू क्या है, केसी आरटी का पावर क्या है, डेल जी है। डेल्टा एन। डेल्टा एन जी क्या होता है, गैसेस मोल का डिफरेंस, गैसेस मोल का डिफरेंस। तो डेल्टा एन जी निकालने का तरीका समझ लिया आप ध्यान से आपको। तो यहाँ पे नीचे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके लिए केपी कैसे का रिलेशन लिखना है। जैसे यहाँ देखो पहला वाला क्वेश्चन है N2+3H2, N2+3H2 ये सब का सब गैस है, यहाँ पे टू अमोनिया भी गैस है। तो देखोगे राइट में कितना गैस है, दो गैस है, और लेफ्ट में कितना गैस है, तो N2 का एक और हाइड्रोजन का 3। तो डेल्टा एन जी कितना होगा जी, तो डेल्टा एन जी निकालते हैं हम लोग। डेल्टा एन जी का मतलब होता है गैस का मोल प्रोडक्ट में कितना है और गैस का मोल रिएक्टेंट में कितना है, उसको माइनस कर देंगे। तो राइट में कितना है, दो गैस है, तो राइट में दो गैस है, और लेफ्ट में कितना गैस, चार गैस है। तो दो गैस है माइनस चार गैस है, तो डिफरेंस कितना आएगा, -2 आएगा। तो डेल्टा एन जी का वैल्यू आ रहा है -2 आ रहा है। तो केपी केसी का रिलेशन क्या हो जाएगा इसके लिए, तो केपी का लोग केसी आरटी को पावर डेल्टा एन जी, तो -2 को डाल देंगे पावर में। ठीक है, तो नीचे आपको कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके लिए केपी केसी फाइंड कर लो। तो मैंने वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दिया हूँ, इसे ना 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 आप लोग बाकी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यहाँ पे देखोगे कैसों का इस क्वेश्चन, कैसों कॉल का हीटिंग दिया हुआ है, पीसीएल5 गैस का हीटिंग दिया हुआ है, SO3 का फॉर्मेशन दिया हुआ है दो टाइप में, इन कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबशन दिया हुआ है, और कंबशन ऑफ मीथेन ये आपको खुद से लिखना है। इन सारे इक्वेशन के लिए आपको केपी किसी का वैल्यू लिख के दिखाओ फास्ट। ठीक है, यानी केपी किसी का रिलेशन लिख के दिखाना। तो बेसिकली आपको क्या करना है, हर रिएक्शन का डेल्टा जी पता कर ले, डेल्टा जी पता कर लेगा तो उससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा फास्ट। तो बच्चों इस क्वेश्चन को अपने नोट्स मैं शेयर कर दिया हूँ अब ग्रुप पे, सो देख के होमवर्क होम कर लेना, बाकी सो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्लास आज यहीं पे इन करते हैं। थैंक यू।